हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। इससे पहले 3 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को जाकर वहाँ से देखिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। इन वीडियोज़ में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक किसी भी प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। अगर आप किसी प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन कर लिए हैं तो अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए। और हमने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री में भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को अरेंज किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को फ्री में भी दे सकते हैं। और नहीं तो आप किसी भी प्रैक्टिस सेट्स को, अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन किए हैं किसी पेड प्रैक्टिस सेट्स को, तो उससे अच्छे से बनाइए। हमारे अकॉर्डिंग आप परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ पे जाइए, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और देन फिर टेस्ट सेक्शन में जाके आप जीडी के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर डीबी की रिगार्डिंग एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो जाकर उस प्रैक्टिस को बाई कीजिए। और बाई करते दौरान आप कैपिटल लेटर में TUR 50 यानी इस प्रकार से TUR 50 कैपिटल लेटर में ट्यूटर 50 का कोड लगाइएगा आप वहाँ पे, कूपन कोड। तो आपको कितना, वो आपको 50% का वहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा, और जिससे कि आपको वहाँ पे कम पैसा देना पड़ेगा और आपको वहाँ से सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो आप जाइए और प्रैक्टिस को जरूर लगाइए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस को लगाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको हेल्प होगा। और हमसे जितना बन पाता है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे, आपको ऑनलाइन वीडियो के थ्रू, और आपको फ्री में प्रैक्टिस भी दे रहे हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहाँ से जाकर फ्री में भी प्रैक्टिस को दीजिए और साथ ही साथ आप ऑनलाइन प्रैक्टिस को भी जरूर लगाइए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। यहाँ पे आपको लिखा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को बनाइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया है कब, जब आपको हमने परमुटेशन कम्बिनेशन बताया था उस समय। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि इफ 15cx इक्वल टू 15cy, और जहाँ पे लिखा जा रहा है कि x नॉट इक्वल टू y है, तो आपको x प्लस वाई का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप जरूर बना पाइएगा। आपने अगर हमारे वीडियोज़ को देखा होगा परमुटेशन कम्बिनेशन के, तो वहाँ पर हमने आपको कंसेप्ट सिखाया था। तो आप इस क्वेश्चन को, जो भी स्टूडेंट ने उस वीडियोस को देखा होगा, तो इसे आसानी से बना पाएंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोट करके भी कि NCX अगर आपको लिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या लिखा जाए यहाँ पे, अगर NCX लिखा जाए, क्या हो, NCX लिखा जाए और ये क्या आपको बराबर दिया जाए NCY के, तो यहाँ से दो कंसेप्ट होता है। पहला कंसेप्ट होता है हमारा x इक्वल टू क्या होता है, y होता है। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट होता है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, हमारा n के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा दो कंसेप्ट होता है इस कंसेप्ट के, यानी इसके रिगार्डिंग। तो क्या याद रखना आपको, यदि NCX इक्वल टू NCY होता है तो यहाँ पे जो x होता है ये बराबर होता है y के, और दूसरा x प्लस वाई यानी ये और ये, इन दोनों का सम क्या होता है, हमारे ऊपर वाले n के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी से हमारा इस क्वेश्चन को बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है आपका 15cx, और क्या है आपका 15cx है, जो कि इक्वल दिया गया है आपके 15cy के। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू वाई पहला, और दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा होगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 15 के। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि x नॉट इक्वल टू वाई है, तो ये हमारा यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो किसको कंसीडर करेंगे, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 15 है, और आपसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई का वैल्यू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लल्लू टाइप का क्वेश्चन था, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए था। कंसेप्ट पता रहेगा, क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। नंबर 2 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 2 में लिखा जा रहा है आपका यहाँ पे, तो नंबर 2 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है आपका कि इफ 13 PR क्या है, 30 PR इज इक्वल टू 21 टाइम्स ऑफ 30 PR माइनस 1, तो आपको R का वैल्यू पूछा जा रहा है। किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, R का वैल्यू। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारा है 30 PR इज इक्वल टू 21 टाइम्स ऑफ 30 इंटू PR माइनस 1। तो सिंपल आपको NPR को तोड़ने का तरीका पता होना चाहिए। ये P क्या है, हमारा परमुटेशन है। आपको परमुटेशन में हमने सिखाया था कि NPR को कैसे तोड़ते हैं। तो NPR को तोड़ते हैं हम n फैक्टोरियल अपॉन क्या करते हैं, n माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस किए जा रहा है, तो ज़्यादा समय देने में आपको क्या होगा, फिर से कंसेप्ट जैसा ही लेक्चर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, आपको जल्दी से क्वेश्चन बता के समझा के आपको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उतना डीपली आपको बिल्कुल क्वेश्चंस का कंसेप्ट नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट दिया जा रहा है, सॉरी ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, और हमें क्या पूछा जा रहा है, आर का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो 30 PR को तोड़ने का तरीका होगा 30 फैक्टोरियल अपॉन 30 माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू 21 टाइम्स ऑफ 30 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 30 माइनस R और प्लस 1, यानी आप इसको लिख सकते हैं 31 माइनस R, क्या लिख सकते हैं 31 माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, और क्या कर सकते हैं बताइए, और हम यहाँ पे कर सकते हैं 30 फैक्टोरियल से 30 फैक्टोरियल को काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 31 माइनस R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 21 टाइम्स ऑफ 30 माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे।
नेक्स्ट पेज में क्या है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही आंसर है। यहाँ पे हमारा लिखा जा रहा है 30 - 1। अब देखिए यहाँ पे जो 31 - r है, आप इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे आप इसको तोड़ेंगे, जैसे कि आप 3 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते थे, इसको तोड़ते थे 3 बाहर जाता था और फिर इसमें से 1 घटाते थे, फिर 2 लिखते थे और फिर 2 में से 1 घटाते थे, लिखते थे 1, तो 3 to 1 इस प्रकार से तोड़ते थे। तो इसी प्रकार क्या होगा हमारा 31 - r को कैसे करेंगे, तो पहले तो 31 - r हमारा बाहर आ जाएगा और फिर क्या होगा हमारा, फिर इसमें से 1 घट के आएगा, तो 31 - r में से 1 घटेगा तो क्या होगा 30 - r का फैक्टोरियल, और फिर हम इसको आगे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें इसका यूज करना है। फिर इक्वल कर देंगे किसके, इसके 21 इंटू 30 - r का फैक्टोरियल, ये 30 - r का फैक्टोरियल, ये 30 - r का फैक्टोरियल आपस में कट जाएगा, और यहाँ से हमारा 31 - r इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 21 के, तो r का वैल्यू क्या निकलेगा 31 - 21, तो हमारा r का वैल्यू निकलेगा 10। आंसर मैच करेंगे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n npr अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि समेशन ऑफ, देखिए समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n और npr अपॉन r फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो समेशन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले r इक्वल टू 1 से n तक जाना है और समेशन दिया गया है, इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ क्या डालेंगे, हम 1 डालेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 1 डालेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर आगे प्लस का साइन देंगे और फिर लिखेंगे, जैसे देखिए आपको एक बता देते हैं, जैसे npr है ना, तो npr के जगह पे 1 डालेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर r के बाद क्या आता है, सॉरी 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो np क्या डालेंगे 2 डालेंगे अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर np 3 डालेंगे अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब 2 कहाँ तक जाएगा, ये हमारा n तक दिया जा रहा है, तो ये हमारा होगा npn अपॉन क्या होगा हमारा n फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, इसका मतलब होगा, यानी इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे लिख कर बनाने में क्या होगा, हमें परेशानी होगी। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीका लगा के इसको बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा चलिए यहाँ पे एक और चीज़ बताते हैं आपको कि npr जो है इसको हम लिखेंगे समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n, और npr को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्या इसको ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि npr को तोड़ने का तरीका हमारा यह हो जाएगा और r फैक्टोरियल पहले से है, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसा लिखा। अच्छा बताइए कि ये जो है हमारा यह क्या है, तो ये जो हमारा है ये हमारा NCR का फॉर्मूला होता है। कैसे, देखिए आपने पढ़ा होगा कि NCR इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू में r का फैक्टोरियल। ठीक है, होता है यही NCR का तोड़ने का तरीका होता है, और NPR को तोड़ने का तरीका क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये दोनों तरीका होता है आपको NCR और NPR को तोड़ने का। ठीक है, यही होता है ना। चलिए यहाँ पे अब हमारा क्या है, ये वैल्यू हमने इसको बराबर कर दिया, समझ रहे हैं। तो ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा NCR, यहाँ से ये है हमारा NCR, तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n, और ये हो गया हमारा NCR, क्या हो गया हमारा NCR हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली, लाइन बाय लाइन r इक्वल टू 1 से कहाँ तक, r इक्वल टू n तक डालेंगे। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज लेंगे, आंसर होगा हमारा किसका, नेक्स्ट पेज होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, तो हमने आपको शॉर्ट समय यानी कम समय आने के लिए लेने के लिए हमने आपको यहाँ पे पहले ही से लिख कर दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब हम डालेंगे n इक्वल टू कहाँ से 1 से डालेंगे आपका n तक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे NC1 डालेंगे। ये हमने आपको अलग से ऐड किया है, इसको हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, और देख सकते हैं आप यहाँ पे एक सेकेंड, आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हमने अगर यहाँ पे NC0 ऐड किया है तो यहाँ पे हमने NC0 को सब्सट्रैक्ट भी किया है। तो ये क्यों किया हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले जो सिखा रहे हैं आप उसको सीखिए। यहाँ पे समेशन इक्वल टू r इक्वल टू 1 से n तक डालना है, तो हम r इक्वल टू 1 डालेंगे सबसे पहले, तो r इक्वल टू 1 डाला हमने तो NC1 हो गया, देन फिर r इक्वल टू 2 डाला हमने NC2 हो गया, फिर NC3 हो गया, अप टू कहाँ तक डालेंगे NCn तक डालेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला काम हो चुका है। देन फिर हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा इसमें एडिशन करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे आपको बताएंगे हम अभी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे NC0 से एडिशन कर देंगे और NC0 का सब्सट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे बाइनोमियल्स थ्योरम के लेक्चर्स को देखिएगा, वहाँ पे हमने आपको इसके फॉर्मूला को अच्छे से बताया है। ठीक है, और इस पर हमने क्वेश्चंस भी करवाया है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हमने बताया था कि जो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCn तक जो होते हैं उसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 to the power n। ये कहाँ से आता है ये भी हमने आपको वहाँ पे बताया था। ठीक है, और क्वेश्चंस के थ्रू ही बताया था, ऐसा नहीं कि हमने कंसेप्ट सिखा दिया था आपको, हमने क्वेश्चंस के थ्रू बताया था ताकि आपको क्वेश्चंस में यूज करना भी सीख सके आप। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा 2 to the power n इक्वल टू ये इसके बराबर हो गया।
ठीक है, हम क्या करेंगे इसके जगह पे 2 टू द पावर n डाल देंगे। हमने क्या किया 2 टू द पावर n डाल दिया और माइनस के साथ हो जाएगा हमारा NC0, माइनस के साथ हो जाएगा हमारा NC0। और NC0 का वैल्यू क्या होता है, NC0 का वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है, यहाँ पे हमने आपको बताया है NC0 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कट गया, क्या हो गया, ये n फैक्टोरियल से हमारा ये n फैक्टोरियल कट गया और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो हमारा NC0 का वैल्यू क्या हो गया 1 के बराबर। इसका आंसर क्या हो गया 2 टू द पावर n -1। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर 4th क्वेश्चन। नंबर 4th में लिखा जा रहा है कि इफ यदि a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर x एंड abc आर इन gp, और abc क्या हमारे gp में है, देन x y z आर इन। ठीक है, तो x y z किस में होंगे, ऐसा भी क्वेश्चन हमने आपको बता के रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर सारे वीडियो लेक्चर्स को देखिए मैथमेटिक्स के। अगर आप सारे वीडियो लेक्चर्स के मैथमेटिक्स के जो हमने दिए हैं प्लेलिस्ट बनाया है, उसका जो थंबनेल होगा वो आपको ग्रीन कलर से दिख जाएगा। उसमें आपको देखते मात्र आपको समझ में आ जाएगा, चैप्टर वाइज सभी में नाम लिखा गया है और एक एक चैप्टर से हमने 10-10 कह सकते हैं 6-7 ऐसे करके हमने लेक्चर दिया है आपको, सभी में हमने क्वेश्चन ही करवाया है। तो जाकर उसे देखिएगा, ठीक है, डेफिनेट तौर पे वो आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पढ़िए यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। तो 4th नंबर में लिखा जा रहा है कि हमारा a टू द पावर x से इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z है। और हम आपको हमेशा बोलते हैं कि किसी न किसी प्रैक्टिस सेट्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि प्रैक्टिस सेट्स बनाने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा है। आप उसको बनाइएगा तो उसी से क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। आप ऐसा नहीं सोचिए कि हम प्रैक्टिस सेट्स बनाए नहीं तो हमारा क्वेश्चन उससे तो आया ही नहीं, तो बाबू उससे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा आपको तो हमेशा कुछ नया आ सकता है या फिर कभी कभी कुछ रिपीटेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप कंसेप्ट सीख कर जाइएगा, अगर आप क्वेश्चंस उस पर अच्छे खासे प्रैक्टिस किए रहिएगा, तभी जाके बनने वाला होगा, ठीक है, नहीं तो आपको नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है आपका। तो इसका आंसर आप प्रैक्टिस सेट्स को लीजिए, हमेशा किसी प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन कीजिए। हम आपको परीक्षा के प्रैक्टिस सेट्स इसके लिए बताते हैं ज्वाइन करने के लिए, वो अच्छा प्रैक्टिस सेट्स है, हमने आपको देखा भी है। और वहाँ पे हमने आपको कूपन कोड भी बताया है कि आप कैलकुलेटर में TUTOR 50 का इस तरीके से कूपन कोड कैलकुलेटर में लगाइएगा तो वहाँ पे आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो भी इसको करने के बाद आपको जो प्रैक्टिस सेट्स आएंगी उसको अच्छे से थोरोली एक एक क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, एक एक बार 2-2 बार बनाइएगा, आपको हेल्प होगा उससे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा a टू द पावर x इक्वल टू क्या है, हमारा a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z। हम क्या करेंगे, ये हमारा दिया हुआ है इक्वल आपस में, हम इसको क्या करेंगे k के बराबर मान लेते हैं। हम क्या मानते हैं, इतना इक्वल टू k। ठीक है, तो हम एक एक करके उठाएंगे पहले। तो क्या करते हैं, a टू द पावर x इक्वल टू k उठाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, a को निकालते हैं। क्या करते हैं, a को बाहर निकालते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a इक्वल टू हो जाएगा k टू द पावर 1/x। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/x हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, सिंपल, हम दोनों साइड क्या करेंगे 1/x का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर उसी प्रकार जब हम b को और k को उठाएंगे तो हमारा b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा हमारा k टू द पावर 1/y। फिर क्या हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/z। ये हो जाएगा ना। अब चलिए, यहाँ पे हमारा a b c का वैल्यू पता चल चुका है और क्वेश्चन में हमें दिया जा रहा है कि a b c क्या है, हमारे GP में है। ठीक है, तो यदि a b c हमारा GP में है तो इसका मतलब हुआ कि b स्क्वायर इक्वल टू AC। इसका मतलब यही हुआ कि b स्क्वायर इक्वल टू AC। तो b का वैल्यू कितना है, k टू द पावर 1/y। तो k टू द पावर 2/y इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, k टू द पावर 1/x इंटू में k टू द पावर c का वैल्यू है 1/z। ये दोनों आपस बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो 1/y प्लस 1/z k टू द पावर 2/y। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों का बेस क्या है, हमारा इक्वल है, तो पावर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी इसका मतलब हुआ कि 2 टू द पावर y इक्वल टू 1, सॉरी कुछ गलती हो रहा है क्या, यहाँ पे y नहीं होकर यहाँ पे x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1/x प्लस 1/z। तो 2 टू द पावर y, सॉरी 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। ये क्या होगा, हमारा वैल्यू निकलेगा यहाँ से। तो आखिर बताइए कि ये क्या है, इससे हमें क्या मिल रहा है, तो इससे हमें यही मिल रहा है कि हमारा जो XYZ है, इससे हमें यही पता चल रहा है कि हमारा जो XYZ है, या फिर इसको आप अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, इसको LCM लेके y का वैल्यू यहाँ से निकालिए। तो LCM लेके y का वैल्यू निकालिएगा तो y का वैल्यू आपको निकलेगा यहाँ पे, चलिए इस घेरा को हटा देते हैं। y का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा यहाँ पे आपका 2 इंटू XZ अपॉन x प्लस क्या होगा, x प्लस z। ठीक है, ये क्या हमारा इसका वैल्यू निकलेगा, यहाँ से LCM लेंगे इसका तब। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो x y और z क्या है, x y और z क्या है, हमारे HP में है। क्या हमारे HP में, यदि ये क्या होते हैं आपके GP में होते तो कैसे होता, तो GP में होते तो होता हमारा ये आपका y इक्वल टू x प्लस z अपॉन 2 होता, ऐसा होता। जब क्या होता है, ये आपके AP में होते। ठीक है, GP में नहीं, AP में होते। ठीक है, यदि ये GP में होते तो क्या होता, हमारा GP में होते x y z, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या होता, हमारा xz होता। कब, ये जब हमारे GP में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, HP में है, तो HP में हमारा ऐसा कंडीशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, HP होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल रूट कोफिशिएंट हैविंग 2 माइनस रूट अंडर माइनस 2 एज वन ऑफ दिस रूट। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको किस बात का ध्यान रखना होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है सबसे पहले तो हमारा ये जो रूट्स है, हम मानते हैं कि अल्फा इक्वल टू हमें दिया जा रहा है 2 माइनस रूट अंडर माइनस 2। इसको अच्छे से लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस और रूट अंडर 2 और रूट अंडर माइनस 1। तो इसको लिखेंगे 2 माइनस रूट अंडर 2 और रूट अंडर माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा होता है। तो अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया, 2 रूट अंडर क्या निकल गया आपका 2 माइनस रूट अंडर 2 इंटू आई, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, अल्फा निकल गया, ठीक है। तो हमारा अल्फा का वैल्यू हो गया 2 माइनस रूट अंडर 2 इंटू आई, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू यदि हमें यह निकला तो हमारा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमारा बीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस रूट अंडर 2 इंटू आई। कैसे हो जाएगा, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा भी होगा या फिर हमने आपको बताया भी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कंसेप्ट होता है कि अगर आपको एक रूट्स अगर क्या हो हमारा जब भी कंसेप्ट ऐसा होता है कि कंजुगेट्स जब भी रूट्स होते हैं तो वो हमारे कम्प्लेक्स रूट्स और क्या होते हैं हमारे इरेशनल रूट। कंसेप्ट होता है हमारा कि कम्प्लेक्स रूट और इरेशनल रूट्स होते हैं हमेशा वो क्या होते हैं, कंजुगेट पेयर में होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कम्प्लेक्स रूट हो या फिर क्या हो हमारा कंजुगेट, ये आपका क्या होते हैं आपको, एक कम्प्लेक्स होता है और दूसरा क्या होता है आपका इरेशनल। क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है और दूसरा इरेशनल। यदि दो हमारे एक भी रूट्स क्या हो कम्प्लेक्स हो और या फिर क्या हो एक भी रूट्स हमारा इरेशनल हो, तो जब भी आएंगे वो तो हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे। कब आएंगे, जब भी आएंगे वो हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे। कंजुगेट पेयर का मतलब होता है कि एक हमारा अगर निगेटिव में आता है तो दूसरा हमारा क्या होगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ हमने यहाँ पे आपको क्या सिखाया आपको कि कम्प्लेक्स रूट और इरेशनल रूट्स जब भी आते हैं तो वो क्या होते हैं, कंजुगेट पेयर में आते हैं, ठीक है। तो कंजुगेट पेयर का मतलब क्या बताया हमने, कंजुगेट पेयर का मतलब बताया कि एक अगर हमारा निगेटिव दिया गया हो तो दूसरा हमारा ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक रूट हमें पता चल गया, अगर 2 माइनस रूट 2 आई है तो दूसरा रूट जो होगा हमारा 2 प्लस रूट 2 आई होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको निकल चुका है अल्फा और बीटा का वैल्यू। हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी इनका और इनका सम। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा सिंपल 4x प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो हमारा हो जाएगा आपका 2 टू 4 और 4 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 6। नंबर 6 में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड सेक थीटा इक्वल टू इतना दिया गया है देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम एक काम करते हैं कि इस पूरे वैल्यू को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हमारा √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 कहाँ अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस और इतना का वैल्यू क्या है, हमने इसको माना है एक्स, इन्फिनिटी में से एक वैल्यू हट जाएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से क्या है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल रहा है हमें, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 इक्वल टू 0 है, यही है ना हमारा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें निकलेगा x इक्वल टू 2 और दूसरा निकलेगा x इक्वल टू -1। क्या निकलेगा, x इक्वल टू 2 निकलेगा और दूसरा निकलेगा हमारा x इक्वल टू -1। यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। तो हमने क्या माना था x, इसको माना था x और यह किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, सेक थीटा इक्वल टू 2 और दूसरा क्या है आपका सेक थीटा इक्वल टू -1। सेक थीटा इक्वल टू 2 और दूसरा क्या है हमारा सेक थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। ये दो वैल्यू पता चला। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि थीटा हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब हुआ कि थीटा हमारा 90 डिग्री से कम होगा। देखिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चंस में अगर कुछ दिया जाता है तो प्रॉपर कुछ उसका मीनिंग होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कुछ भी दे दिया, इसका मीनिंग नहीं है, बिल्कुल मीनिंग है यहाँ पे। देखिए इसका मीनिंग जो थीटा एक्यूट एंगल है, इसका मीनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर थीटा हमारा एक्यूट एंगल है तो हमारा जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। अगर थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो इसका मतलब होगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर हमारा ये वैल्यू खत्म, यानी ये वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि ये हमारा -1 के बराबर आ रहा है। तो हम वैल्यू किसको लेंगे, तो हम वैल्यू लेंगे सिर्फ सेक थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम सिर्फ टेकन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या हमारा एक्यूट है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हमें सेक थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, हमारा सेक थीटा का वैल्यू निकल गया 2। तो हम कैसे निकालेंगे, अब हम कैसे निकालेंगे टेन थीटा का वैल्यू बताइए, क्योंकि हमें टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए। तो टेन थीटा का जो वैल्यू निकलेगा वो होगा हमारा, बताइए कैसे,
तो एक सेकेंड, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा कि अब हमें सेक थीटा का वैल्यू हमें पता चल चुका है 2, सेक थीटा का वैल्यू क्या पता चल चुका है हमें 2 पता चल चुका है। हमें क्या निकालना, हमें tan थीटा का वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा। और क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करते हैं, 1 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 4 -1, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से हमें tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल गया 3, तो tan थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, tan थीटा का वैल्यू निकल गया ±√3। आपसे यही पूछा जा रहा था। आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पे थीटा अगर एक्यूट है तो हमारा tan थीटा भी क्या होगा, एक्यूट होगा। तो हम tan थीटा इक्वल टू क्या -√3 जो है ये आपका नहीं लेंगे, हम क्या टेकन करेंगे, हम टेकन करेंगे tan थीटा इक्वल टू प्लस में √3, ठीक है। ये क्या करेंगे, इसको हम टेकन करेंगे क्योंकि थीटा हमारा एक्यूट है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 7 में क्या लिखा जा रहा है, ये y इक्वल टू इतना दिया जा रहा है आपसे, dy/dx इंटू x इक्वल टू 2 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे हमने कि आपको स्टार्टिंग के ही प्रैक्टिस सेट्स में आपको हमने इसका वैल्यू बताया था कि ये हमारा अगर y इक्वल टू √a लिखा रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो y इक्वल टू हमारा सिंपल a हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये हमारा जाएगा x हो जाएगा और यहाँ पे √x अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक रहेगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू वाई। एक y से हमारा एक y कट जाएगा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा y इक्वल टू x निकल गया तो हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है dy/dx एट x इक्वल टू 2। इसका मतलब हुआ, इसको अच्छे से लिखना चाहिए था इस प्रकार से कि dy/dx एट x इक्वल टू 2, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें dy/dx निकालना पड़ेगा और देन जहाँ जहाँ x होगा वहाँ में क्या पुट करेंगे, हम 2 पुट करेंगे। तो निकालते हैं। यहाँ पे हमारा y इक्वल टू x दिया जा रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के टर्म में। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx/dx, और dx/dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो dy/dx का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 1 के बराबर निकल गया। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे x इक्वल टू 2 नहीं पुट किए, तो यहाँ पे x इक्वल टू हमारा जो dy/dx का वैल्यू है वो x के टर्म में आया ही नहीं। जब x के टर्म में आया ही नहीं तो x का कुछ भी वैल्यू होगा, वैल्यू हमेशा dy/dx का 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये x से हमारा इंडिपेंडेंट है। सिंपल हो गया। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन आपने नहीं देखा है लेक्चर तो जाकर देखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है नंबर आपका 8th क्वेश्चन का। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि द पीरियड ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos 5 थीटा प्लस 4 लिखा जा रहा है आपसे कि द पीरियड ऑफ cos 5 थीटा प्लस 4, ठीक है। cos 5 थीटा प्लस 4 का आवर्त है, ठीक है। हमने आपको पीरियड वाले क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स को देखिएगा, वहाँ पे आपको पीरियड वाले क्वेश्चंस हमने करवाए थे। यहाँ पे आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा आपको पीरियड के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, आप नोट करके लिखिएगा। पीरियड का मतलब है आपका, देखिए एफ ऑफ एक्स जो होता है, अगर आपका इसका पीरियड अगर आपको टी दिया गया हो, ठीक है, तो इसी में अगर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर हो जाए तो इसका पीरियड क्या हो जाता है आपका, ये कंसेप्ट होता है, इसका पीरियड होता है टी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी आप इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं कह सकते, मॉड ऑफ ए कह सकते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट नहीं बोलिएगा यहाँ पे क्योंकि सिंगल यूनिट का, सिंगल आपके एलिमेंट का डिटरमिनेंट होता नहीं है। तो आप लिखिएगा इसको टी अपॉन टाइम, आपका पीरियड टी है अगर, तो अगर आपका फंक्शन एफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो फंक्शन ए एक्स प्लस बी का जो पीरियड होगा वो क्या होगा आपका टी अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब होगा कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उससे भाग हो जाता है। ये हमारा कंसेप्ट होता है। अब अभी तक कितने सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि आखिर पीरियड होता क्या है। तो देखिए पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन आखिर कितने इंटरवल के बाद, कोई भी फंक्शन आखिर हमारा कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो उसी रिपीट वाले इंटरवल को क्या कहते हैं, हम पीरियड कहते हैं, ठीक है। जिस इंटरवल पे वो रिपीट कर रहा होगा तो उसी को क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे। आपको यहाँ पे बताते हैं कि अगर हमारा मान लेते हैं फंक्शन हमारा क्या है, y इक्वल टू cos x एक फंक्शन है। हम मानते हैं कि y इक्वल टू क्या है, cos x एक फंक्शन है। तो cos x का ग्राफ कैसा होगा बताइए तो एक बार। तो cos x का ग्राफ होता है हमारा इस प्रकार से स्टार्ट होता है और नीचे जाता है, इस प्रकार से ऊपर नीचे इस प्रकार से ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है हमारा, ठीक है। y इक्वल टू cos x अगर दिया जाए तो हमारा ग्राफ जो होता है आपका ऐसा जाता है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हमें पता चल गया कि y इक्वल टू cos x का हमारा ग्राफ ऐसा होगा। हम देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है y इक्वल टू cos x वो क्या हो रहा है आपका, तो वो जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जा रहा है और फिर यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है अगर पाई बाई 2, इसका वैल्यू हमें क्या मिलता है आपका
पाई मिलता है और इसका वैल्यू क्या निकलेगा हमारा, इसका वैल्यू निकलेगा हमारा 3π/2 और इसका वैल्यू क्या निकलेगा हमारा आपका 2π। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा y = cos x का जो ग्राफ होता है हर एक 2π इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 2π तक आ गया और फिर देख सकते हैं यहाँ पे पहले की तरह हमारा स्टार्ट हो रहा है, फिर देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पहले की तरह हमारा स्टार्ट हो रहा है और फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से हमारा फिर दोबारा ऐसे जाएगा, नीचे ऐसे जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा ऐसे जाएगा आगे। तो हमारा ये जो cos x का ग्राफ है ये क्या हो रहा है हमारा 2π इंटरवल पे रिपीट हो रहा है। तो इस cos x का जो ग्राफ होगा यानी y = cos x का जो फंक्शन होगा इसका पीरियड क्या हो जाएगा, तो इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो हमारा होगा 2π, यानी cos x का जो पीरियड होगा वो क्या होगा आपका 2π हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बताइए, तो यह हो जाएगा आपका 2π। समझ गए, तो यही हमारा पीरियड होता है। sin x का भी जो पीरियड होता है वो भी क्या होता है हमारा 2π ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखिएगा, तो क्वेश्चन में लिखा जा रहा है 5θ + 4, तो cos x का जो पीरियड होगा आपका वो क्या होगा आपका 2π होगा। तो y = cos 5θ + 4 का पीरियड क्या हो जाएगा आपका, तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा आपका 2π/5। क्या होगा 2π/5 होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बिल्कुल एकदम एक लाइन का लल्लू वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल एक लाइन का आपका इसका आंसर था, लेकिन आपको जब तक कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन से पूछ क्या रहा है। तो हमने आपको बताया पीरियड क्या होता है, तो कोई भी फंक्शन किसी भी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो रिपीटेशन होता है, यानी किसी भी पार्टिकुलर फंक्शन जो होता है हमारा वो किसी भी पार्टिकुलर समय के बाद इंटरवल जो लेता है यानी दोबारा जो रिपीटेशन होता है उसी क्या कहते हैं पीरियड कहते हैं। जैसे cos x का जो होता है हमारा वो पीरियड क्या होता है 2π होता है, sin x का भी पीरियड 2π होता है। इसका मतलब हुआ कि cos x जो होगा वो 2π इंटरवल के बाद क्या होगा हमारा फिर से रिपीट हो जाएगा पहले की तरह। sin x जो होगा वो 2π इंटरवल के बाद क्या होगा फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर कौन सा क्वेश्चन का, नंबर 9 क्वेश्चन का। नंबर 9 में पूछा रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। ठीक है, तो cos इनवर्स -1/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है, cos इनवर्स -1/2। हमने आपको इसके प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये सब भी हमने आपको बताया है। ठीक है, तो इसका पीरियड हम कैसे इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको हमने जब कह सकते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि cos sec और cot क्या होता है, याद रखिएगा cos sec cot कैसे याद रखिएगा, सी से काटो यानी cos से काटो, क्या है cos से काटो, ये याद करने का तरीका है cos से काटो। ये cos sec और cot रहता है, यदि इसके अंदर क्या होता है अगर हमारा -1 रहता है, इसके अंदर क्या आता है -x रहता है, -1 नहीं, इसके अंदर अगर -x रहता है तो इसका वैल्यू जो होता है वो पाई माइनस cos क्या होगा आपका cos sec cot क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है आपका वो खुलता है। cos sec cot के अंदर अगर -x रहता है तो वो हमारा पाई माइनस cos sec cot इंटू एक्स के साथ वो खुलता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो आपका यह होता है। लेकिन यहीं पे अगर आपका साइन क्या हो आपका cosec और क्या हो tan हो, अगर यहाँ पे आपका -x रहेगा तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है आपका सिंपल माइनस बाहर आ जाता है और आपका साइन cosec और tan इस प्रकार से आपका होकर खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा cos इनवर्स -1/2 है, तो इसको लिखेंगे क्या, हम इसको लिखेंगे सिंपल, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक है, और cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, तो cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू होगा π/3, तो पाई माइनस π/3 क्या होगा आपका 2π/3। तो इसका आंसर क्या होगा 2π/3, ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन नंबर ए को नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो क्या होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है आपका, प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा -π से लेकर क्या होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू -π से लेकर π के बीच में होता है। ठीक है, ये इसी के बीच में होता है। ठीक है, तो किसका cos इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो आपका -π से π के बीच में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 10 क्वेश्चन का। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि इफ f(x = x³ + 2x² - 1 इज इंक्रीजिंग इन। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि f(x) का वैल्यू इतना है तो अब वो इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन को कैसे फाइंड करते हैं तो आपको यहाँ पे हम सिखा देते हैं क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन इसके बाद बना पाइएगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कि कोई भी फंक्शन अगर हमारा इंक्रीजिंग होता है या फिर डिक्रीजिंग होता है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो उस फंक्शन का जो डिफ्रेंसिएशन होगा यानी f(x) का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमेशा > क्या होगा हमारा 0 होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा हमेशा > 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को यहाँ पे लिखेंगे, इस फंक्शन को लिखेंगे और इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो f(x) निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 3x² प्लस में 4x और ये आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और हमारा क्या है यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब हुआ कि f' का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो 3x² प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल रहा है, कौन सा, एक हमारा मिल रहा है x इक्वल टू 0 और दूसरा क्या मिल रहा है x इक्वल टू आपका -4/3, ये दो वैल्यू में मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू मिलने के बाद हम कैसे पता करेंगे कि हमारा किस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों वैल्यू को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो हमारा -4/3 यहाँ पे आएगा, -4/3, और यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं हम, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चंस में हम फिर यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा 0 के बाद क्या आता है। 0 के बाद हमारा आता है आपका 1 आता है। ठीक है, तो किसी भी एक नंबर को 0 के बाद किसी भी एक नंबर को आप उठाइए, ऐसा नहीं इवन 1 को उठाइए या फिर किसी को भी आप उठा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 0 के बाद 1 को उठाएंगे और 1 को उठा के हम अपने फंक्शन में डालकर चेक करेंगे। ठीक है, तो हम अपने फंक्शन में नहीं डालेंगे, हमसे गलती बोला गया, आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे हम आपको, हमको फंक्शन में नहीं डालना है। हमें क्या करना है, फंक्शन में नहीं डालना है। तो आपको कहाँ पे डालना है, तो सबसे पहले देखिए, फिर से स्टार्टिंग से बताते हैं आपको, मे भी कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को कैसे निकालते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कंसेप्ट के माध्यम से बताया था, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के निकालने के लिए आपको बता दें कि सबसे पहले आपको फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद यदि आपको कहा जा रहा है कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, तो उस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा, यानी f' का जो होगा वैल्यू, वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यदि फंक्शन डिक्रीजिंग कहा जा रहा होगा तो f' का वैल्यू जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू इंक्रीजिंग दिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, f' का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से बराबर करने के बाद हमारा x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू हमें 2 निकल चुका है, जो कि 0 और क्या है आपका -4/3 है। देन फिर इस 0 और -4/3 को हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर दिया, और इस मेथड को क्या कहते हैं, हम साइन स्क्रीम मेथड के नाम से जानते हैं। और इस नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट के, किसी भी इंटरवल के एक वैल्यू को उठाएंगे। आप इस इंटरवल के भी एक वैल्यू को उठा सकते हैं, या फिर इस इंटरवल के, यानी यहाँ जो इंटरवल होगा इसके वैल्यू को भी उठा सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि हमेशा यहाँ से वैल्यू को उठाइए और एकदम छोटा वैल्यू उठाइए, कि आपको डालने समय यहाँ पे वैल्यू को पता कर सके, साइन को पता कर सके। तो जैसे यहाँ पे हमने 0 के बाद आता है वैल्यू हमारा 0 पॉइंट समथिंग भी आता है, लेकिन वो उसको हम नहीं उठाएंगे, हम एक इंटीजर को उठाएंगे। इंटीजर हम 1 को उठा लेते हैं, क्योंकि 0 के बाद इधर 1 आएगा, 2 आएगा, इस प्रकार से आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम सिंपलेस्ट वैल्यू 1 को उठाएंगे और 1 को उठाकर इसमें चेक करेंगे डाल के कि हमारा 1 को डालने पर ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव दे रहा है या फिर निगेटिव दे रहा है। वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होगा, हमें सिर्फ चेक करना है निगेटिव दे रहा है या फिर पॉजिटिव दे रहा है। तो जब हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो देखेंगे कि हमारा ये वैल्यू हो रहा है वो पॉजिटिव दे रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम प्लस का साइन लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम प्लस का साइन लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम इस इंटरवल के वैल्यू को उठाकर देखेंगे कि हमारा इस इंटरवल के वैल्यू में ये वैल्यू जो है हमारा ये क्या दे रहा है। तो यहाँ पे इस इंटरवल में जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका, ये आपका वैल्यू आएगा -1 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 जब हम डालेंगे तो हमारा ये आपका 3 हो जाएगा और ये -4, यानी वैल्यू क्या दे रहा है आपका, निगेटिव दे रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। और फिर यहाँ पे क्या लेंगे, फिर इस इंटरवल के बीच एक वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पे जो भी हमारा वैल्यू आएगा उसको डालेंगे, तो देखेंगे कि क्या हमारा ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है या फिर निगेटिव दे रहा है। तो ये वैल्यू क्या देगा, हमारा पॉजिटिव देगा। ठीक है, सिंपल। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आप एक एक इंटरवल को उठा के देखिए, मान लीजिए अगर x का वैल्यू 7 आ जाता, 7 टाइम्स आता है, इसका 7 वैल्यू होता है, तो 7 इंटरवल बनते, सभी में आप डाल के चेक करने में आपको परेशानी हो जाती। तो इस कारण से आप क्या करेंगे, तो इस कारण से साइन स्कीम का एक रूल होता है कि अगर हमारा एक वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो दूसरे वैल्यू को क्या करते हैं, हम अल्टरनेट से लिखते हैं। यानी एक पॉजिटिव आ जाए तो दूसरा निगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव, फिर चौथा निगेटिव, फिर पांचवा पॉजिटिव, फिर छठा निगेटिव, इस प्रकार से अल्टरनेट चलते चले जाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा साइन स्कीम मेथड का रूल होता है। साइन स्कीम मेथड के इस रूल के साथ एक और एडिशनल रूल होता है, यदि आपका x = 0 हमारा अगर 2 बार आ जाए उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा दूसरा रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं है तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अगर दो वैल्यू एक ही जैसा दो वैल्यू नहीं रहेगा तो आपको क्या करना रहेगा, एक साइन पता कीजिए और अल्टरनेट पे प्लस माइनस करते चले जाइए। ठीक है, आपको क्या लेना है, इंक्रीजिंग वैल्यू लेना है, यानी आपको प्लस वाला वैल्यू लेना है। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को हम उठाएंगे। तो इन दोनों वैल्यू को उठाएंगे तो हमारा कौन सा इंटरवल आएगा बताइए। तो इन दोनों को वैल्यू को उठाएंगे तो जो हमारा इंटरवल आएगा वो आएगा आपका इधर से -∞ से 4/3। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिख देते हैं -∞ से आपका -4/3। ठीक है, यूनियन 0 से आपका इन्फिनिटी, ये होगा हमारा इंटरवल जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ रहे हैं। तो अच्छा, एक और यहाँ पे क्या जा रहा है, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा फंक्शंस को लिया नहीं जा रहा है, फंक्शंस की जो हमारा वैल्यू है -4/3 और 0, इन दोनों को क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इसको ऐसा भी दे सकते हैं, ऐसा ब्रैकेट। ठीक है, अगर हमने आपको जो बताया था इस प्रकार से ये भी ब्रैकेट चलता है, ये भी ब्रैकेट सही रहेगा, क्योंकि आप इस दोनों को फंक्शंस को इंक्लूड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
समझ रहे हैं। तो चलिए, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, हमने आपको इसको अच्छे से बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।